ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भीषण गर्मी और आगामी मानसून के परिदृश्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। पूरे भारतवर्ष में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। कई शहरों में और कई इलाकों में तापमान 45 और 47 डिग्री के भी पार हो चुका है। ऐसे में मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर कुछ चेतावनी जारी की है, कुछ एडवाइजरी भी जारी की है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा जी मौजूद हैं। महापात्रा साहब, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी भारत में हीट वेव की क्या स्थिति है, पूरे भारत की अगर बात करें, और ये पिछले वर्षों की तुलना में कैसा है? इस बार अप्रैल महीना में हीट वेव कंडीशंस डेवलप हुआ था। वो ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में सीमित था। और अभी जो मई महीना में जो स्पेल शुरू हुआ है, पास्ट 2 to 3 डेज, राजस्थान में हीट वेव कंडीशन शुरू हुआ और ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। जैसे अभी का स्थिति यही है कि राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और जो एडजनिंग एरियाज है यूपी और राजस्थान, यूपी और गुजरात एंड मध्य प्रदेश, यहाँ हीट वेव कंडीशंस डेवलप हुआ है और कुछ इलाके में सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी है। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है कुछ स्टेशन पे, दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में। अब कंपेयर करेंगे पास्ट के साथ, तो यूजुअली अप्रैल और मई महीना में ज्यादातर हीट वेव कंडीशन देखने को मिलता है और लगभग 10 डेज के लिए हीट वेव कंडीशंस डेवलप होता है हर साल ये 2 महीना में। और इस बार नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये पहला हीट वेव स्पेल है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अगले 7 डेज तक कंटिन्यू कर सकता है। और धीरे धीरे ये हीट वेव कंडीशन जो डेवलप हो रहा है ये स्प्रेड करेगा और एंटायर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक हीट वेव कंडीशंस अगले 7 डेज के अंदर होने का हम प्रेडिक्शन किए हैं। इसके साथ साथ जो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान इलाका है, इसके लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं, यानी इमीडिएट एक्शन होना चाहिए डिजास्टर मैनेजर, स्टेक होल्डर्स और पब्लिक के द्वारा, जैसे कि हम हमारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेव कर सकें। इसके साथ साथ जो एडजर्निंग एरियाज है वहां हम भी ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं और रिमेनिंग जो यूपी बिहार इलाका में हम अभी येलो कलर वार्निंग दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम सब प्रिपेयर्ड हो जाए ये हीट वेव स्पेल के लिए और जरूरी एक्शन जो लिया जाता है एज पर हीट एक्शन प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये सभी का हम पालन करें। जी महापात्रा साहब, इस हीट वेव की गंभीरता के बारे में तो आपने बात की और ये भी बताया कि कहाँ-कहाँ ये फैल रहा है, लेकिन क्या वजह है कि इतना सीवियर दर्जे का हीट वेव आता है? कौन से कारक होते हैं ऐसे जिनकी वजह से ये हीट वेव होता है? यूजुअली मई महीना में आप क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तो इंटेंस हीटिंग होता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हीट वेव के लिए प्रोन हो जाता है, क्योंकि जो रिलेटिव मूवमेंट है सन और अर्थ का, इस जरिए मई महीने में जो हीटिंग जोन जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के ऊपर आ जाता है। दूसरा चीज है, जब हम हर दिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को नजर में रखते हैं, कभी कभी एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन मिडिल ट्रोपोस्फियर और लोअर ट्रोपोस्फियर में डेवलप होता है यूजुअली इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया और एडजॉइनिंग पाकिस्तान एरिया में। और ये एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से एटमॉस्फेयर जो एयर पार्टिकल्स है वो अर्थ सरफेस की तरफ मूव करते हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा एयर है वो नीचे आता है। नीचे आने से एयर कंप्रेस्ड हो जाता है, एयर कंप्रेस्ड होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये तो इमीडिएटली इसके लिए पहले राजस्थान और एडजॉइनिंग एरियाज में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो विंड डायरेक्शन होता है इस समय वो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड होता है। सो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स मीन्स उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ विंड फ्लो होता है। सो जहां ऐसे टेम्परेचर राइज हो गया, जैसे राजस्थान, पाकिस्तान, एडजॉइनिंग एरिया में, वहां से उत्तर पश्चिम दिशा से जो विंड आता है, ये विंड के प्रभाव में हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है ईस्टवर्ड्स और इसलिए यहाँ से टेम्परेचर जो हम ज्यादा देख रहे हैं इनिशियली, धीरे धीरे ईस्टर्न साइड में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश
वगैरह में भी टेम्परेचर राइज होता है, वहां फिर हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो जाता है। ऐसे ही मैकेनिज्म अभी चल रहा है। इसके साथ साथ जब कोई थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता है, इसमें थोड़ा विराम हो जाता है और टेम्परेचर लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस फॉल हो जाता है जब कोई एक थंडरस्टॉर्म होता है। मगर हमारा जो अगले 7 दिन का पूर्वानुमान है, इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे कोई थंडरस्टॉर्म लार्ज स्केल होने का संभावना नहीं है। और कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी अप्रोच करता है, इसके साथ साथ भी टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं, क्योंकि स्काई क्लाउडी हो जाता है और रेनफॉल भी होता है, थंडरस्टॉर्म हो जाते हैं। ऐसे कोई मासिव और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अगले 7 दिन में आने वाले नहीं है। ये दोनों का एब्सेंस की वजह से जो टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है, इसमें विराम नहीं होने का संभावना है। और लार्ज स्केल प्रोसेस की बात करें, जैसे हम लोगों को सभी पता है कि एलिनो कंडीशंस प्रिवेल हो रहा है। ऑफ कोर्स एलिनो वीक हो गया है, अभी वीक एलिनो कंडीशंस जारी है। मगर ये स्टडी में देखा गया, पास्ट स्टडी में, कि जब वीक एलिनो कंडीशंस डेवलप होता है तब भारतवर्ष में टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, और जब टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहेगा तब हीट वेव कंडीशंस का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है, संभावना बढ़ जाता है। तो यही रीजन है जिसके लिए हम अभी हीट वेव कंडीशंस सामना कर रहे हैं। महापात्रा साहब, हमारे श्रोताओं की और बेहतर समझ के लिए ये बताएं कि एल नीनो इफेक्ट क्या होता है। एल नीनो इफेक्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन होता है, वहां सिमिलर ढंग से वार्मिंग नहीं होता है। कभी कभी वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में वार्मिंग कम होता है और ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन यानी अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली के पास जो समुद्र है, वहां ज्यादा गर्मी होता है सी सरफेस, और जो इंडोनेशिया के पास होता है वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, वहां कम गर्मी होता है। इसी कंडीशन को हम एल नीनो बोलते हैं। जब वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में ज्यादा गर्मी होता है और जब ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन यानी अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली के आसपास जो समुद्र है, वहां कम गर्मी होता है, इसको लानिना बोला जाता है। ये दिखा गया है कि जब ऐसे सी सरफेस का टेम्परेचर में तारतम्य होता है, मतलब डिफरेंस होता है, तब इसका इम्पैक्ट सिर्फ सी सरफेस में नहीं रहता है, क्योंकि सी सरफेस के ऊपर जो सोलर एनर्जी इंसिडेंट होता है, यहाँ वाटर वेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है। सो अकॉर्डिंगली जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, यहाँ ये जो सी सरफेस कंडीशन, इसके आसपास जो एटमॉस्फेयर है, इसको प्रभावित करता है। सो इसलिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एल नीनो या लानिना के प्रभाव में प्रभावित होता है और इसका प्रभाव ग्लोबली देखने को मिलता है। और इंडिया में इसका प्रभाव ऐसे होता है कि समर सीजन में एल नीनो ईयर्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है, एज ए रिजल्ट हीट वेव कंडीशंस ज्यादा होने का संभावना होता है। तो लानिना ईयर्स होता है तो टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहता है और हीट वेव का संभावना कम हो जाता है। जी महापात्रा साहब, हीट वेव को लेकर पिछले कुछ वर्षों में भारतवर्ष में क्या आपने कुछ खास इसकी इंटेंसिटी को लेकर या इसकी आवृत्ति को लेकर, बार बार आ रहा है फ्रीक्वेंसी को लेकर, क्या कोई खास पैटर्न बनता देख रहे हैं? जी, आप जो विश्व में शिल्पीकरण शुरू हुआ 1850 में, इसके प्रभाव में हमारा जो नेचुरल एटमॉस्फेयर था और नेचुरल नहीं रहा। वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में मैन मेड एक्टिविटीज के लिए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलिए, डिफॉरेस्टेशन बोलिए, अर्बनाइजेशन बोलिए, कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन बोलिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, इसके बात करिए, इस सभी की वजह से एटमॉस्फेयर में अभी ह्यूमन सोसाइटी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस इंजेक्ट कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी जा रहे हैं। ये सभी गैस को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, क्योंकि जो ग्लास हाउस होता है, आप देखें, कोई आपको जाएंगे कभी कभी ग्लास हाउस देखने को मिलेंगे जहां की टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ग्लास हाउस बनाया जाता है। इसके अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर करके कोई एक पेड़ है जिसको सर्वाइव किया जाता है, जो वो एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। सिमिलरली यहाँ जब ये सभी गैस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, ये सभी गैस आज सरफेस से जो रेडिएशन एमिट होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको एब्जॉर्ब कर लेने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो जाता है। जैसे आप बोलेंगे क्या पहले गैस नहीं था? पहले गैस था। ये गैस जरूरी भी होता है। हमारे पास जो वाटर वेपर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी नेचुरल एटमॉस्फेयर में हम सभी को वार्म करके रखता है। जैसे कि एवरेज टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेल्सियस है। ये सभी गैस नहीं होता तो शायद हमारा टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस जैसे कुछ होने का संभावना होता है। मगर जब ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए ये सब आर्टिफिशियली गैस हम छोड़ रहे हैं,
इसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है। और देखने को मिला कि पास्ट 100 ईयर्स में पूरा ग्लोब में अर्थ सरफेस का जो एयर टेम्परेचर है इसमें 1.15 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है। सिमिलरली भारतवर्ष की बात करें, यहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0.66 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है। और जब ये टेम्परेचर राइज हो जाता है तब आपका टेम्परेचर की वजह से जो हीट वेव कंडीशन है इसमें बढ़ जाता है। सिर्फ हीट वेव का मतलब ये नहीं कि दिन का तापमान और रात का तापमान ही बढ़ जाता है, मतलब वार्म नाइट भी हो जाता है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, इस इम्पैक्ट में देखा गया कि 1970 से डाटा लेकर आप देखेंगे अभी तक कि फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव ग्लोबली तो बढ़ रहा है और भारतवर्ष में भी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव बढ़ रहा है। ना सिर्फ इतना ही, मगर जो एरिया हमारा हीट कोर है, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ये सभी उसको हम हीट कोर जोन बोलते हैं क्योंकि यहाँ हर साल हीट वेव देखने को मिलता है। मगर अभी आजकल रिसेंट ईयर्स में क्या दिखाया जा रहा है कि हीट कोर जोन स्प्रेड हो रहा है साउथ इंडिया की तरफ। और जैसे कि इस साल तमिलनाडु में, रायलसीमा में, साउथ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में भी ज्यादातर हीट वेव कंडीशन देखने को मिला और कोस्टल महाराष्ट्र यानी कोंकण एरिया में भी इस बार हीट वेव कंडीशंस देखने को मिला है। बिल्कुल महापात्रा साहब, आपने बात की साउथ इंडिया की, और आमतौर पर बेंगलुरु का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस बार वहां से भी खबर आ रही है कि वहां भी बहुत ज्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है और वहां आमतौर पर जब एसी नहीं चलाने की जरूरत होती है, लेकिन इस साल एसी चलाने की काफी जरूरत पड़ रही है। और एसी से ही जुड़ा हुआ सवाल कि अक्सर ठंडक पाने के लिए घरों में एसी चलाया जाता है और एसी की संख्या अगर पिछले 10-20 वर्षों में देखें भारत में इसके इस्तेमाल की तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ है। क्या एसी चलाने से भी फर्क पड़ता है तापमान में, बाहर के आउटसाइड तापमान में? जी, आपने सही बताया, ये भी एक मैन मेड एक्टिविटी है। आपने बताया जैसे बेंगलोर शहर में इस बार की ज्यादा गर्मी महसूस हुआ है। इसके साथ साथ और एक इम्पैक्ट है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जब टेम्परेचर राइज होता है तब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होल्डिंग का कैपेसिटी बढ़ जाता है लोअर एटमॉस्फेयर। सो इसके प्रभाव में क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में। जब टेम्परेचर आपका ज्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, सो जो फील लाइक टेम्परेचर है, जैसे कोई जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री आज रिकॉर्ड हुआ है और वहां ह्यूमिडिटी मोर देन 50% है, तो वो 40 डिग्री से आपको लग गया 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये फील लाइक टेम्परेचर में ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से भी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हम सामना करते हैं। इसे जैसे बताया आपने, एसी जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर में जो गैस यूज होता है यूजुअली वो ग्रीन हाउस गैस है और जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज होने के लिए सपोर्ट करता है। लोग तो आजकल अर्बन एरिया में एसी यूज करें, मगर एसी ऐसे हम यूज करें जैसे कि ऑप्टिमल यूज किया जाए, टेम्परेचर ऑप्टिमली रखा जाए। जैसे 25 डिग्री 26 डिग्री के आसपास आप टेम्परेचर रखेंगे, ये जरूरत नहीं कि आपको 20 डिग्री या 15 डिग्री टेम्परेचर करना जरूरत है एसी में जी। तो दूसरा बात है कि जब जरूरत है यूज करें, सभी टाइम एसी में बैठना भी कोई आवश्यकता नहीं। आजकल ऑफकोर्स बहुत सारे प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस एक्शन प्लान लिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं जिसमें गैस जो निकल रहा था पहले वो कम हो रहा है। फिर भी आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस अभी भी एटमॉस्फेयर को जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा। इसको हम कम कर सकें, यानी हमारा जो ग्रीन हाउस गैस हम रिलीज कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, इसको हम कम करें, जिसकी वजह से ये सभी हीट वेव और बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का एडवर्स इम्पैक्ट हम सम्मुखीन पर रहे हैं। जी महापात्रा साहब, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और हीट वेव पर अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भीषण गर्मी और आगामी मानसून के परिदृश्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।